Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 6 that is globalization and social change हम पढ़ रहे थे और हमने हमारे previous lecture में डिटेल में डिस्कस किया था about globalization and labor. So आज का हमारा जो टॉपिक है that is globalization and employment. So आपकी जो बुक 2 है 12th सोशियोलॉजी की that is social change and development in India, इसका चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक डिटेल में ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा एंड ढेर सारे उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या सारे उसके फीचर्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर एक चीज में कैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस ग्लोबलाइजेशन लेकर आता है। साथ ही साथ में 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने इकोनॉमिक डायमेंशन को डिस्कस किया, ग्लोबल कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया और उसी में हमने लेबर को भी डिस्कस किया था। सो अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो अफेक्ट होता है या क्या सारे ट्रेंड्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन में होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट में होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो Another key issue regarding globalization and labor is the relationship between employment and globalization. देखो हमने हमारे previous lecture में जब globalization and labor के बारे में पढ़ा या फिर new international division of labor, तो हमने देखा कि किस तरह से globalization पूरे जो world है उसमें जो सारे laborers हैं उनको affect करती है, उनकी life को affect करती है, उनकी job को insecure बना देती है। हमने उसमें एक example लिया नाइकी कंपनी का। नाइकी कंपनी जिसको हम शूज के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइकी कंपनी जो है वो ब्रांडेड शूज को सेल आउट करती है। हमने उसमें सारे एग्जांपल में समझा कि नाइकी जो है वो इंपोर्टर है शूज की, मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चरर कोई और फैक्ट्रीज हैं और वहां से वो जो नाइकी है वो शूज को इंपोर्ट करती है और फिर उसके बाद में जो है हम सभी उससे उनको परचेस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी। फिर हमने ये देखा कि नाइकी के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं वो सबसे पहले जापान में हुआ करती थी। उसके बाद में जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो वो साउथ कोरिया में शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद में वो वहां से इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड फाइनली इंडिया के अंदर सेटल हुई। और ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि कभी कभी लेबर के रेट्स बढ़ रहे हैं, कभी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कभी सर्कमस्टांसेस उस तरीके के नहीं है कि हम वहां पर अब जो है फैक्ट्री को लगा सके, तो इसलिए हमने फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर लिया। और जब हमने फैक्ट्रीज को शिफ्ट किया तो इसके साथ साथ में जो लेबर थे उनकी जॉब भी बहुत ही इनसिक्योर हो जाती है। इवन बहुत सारे जो लेबर होते हैं वो अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी। अब इसी से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है दैट इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Here too we see the uneven impact of globalization. यहाँ भी हम जो है ग्लोबलाइजेशन के uneven impacts को देखते हैं। जैसे हमने हमारे चैप्टर नंबर 5 में जब जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ा तो हमने वहां पर देखा आउटसोर्सिंग के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है। फिर इसके बाद में हमने ये देखा कि कैसे जो है जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो और ढेर सारे हमने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखा। किसके? ग्लोबलाइजेशन के। किसके ऊपर? और एम्प्लॉयज के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या एक चीज आपको बता रही हूँ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसी के साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन भी हुई, लिबरलाइजेशन भी हुई, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ और ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया के अंदर। ठीक है, 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज को इंडिया के अंदर एडॉप्ट करती है। अब यहां से जो पूरा एक्सपेंशन हो रहा है ट्रेड का और साथ ही साथ में सारी कंट्रीज के साथ में इंडिया जो कि इंटरकनेक्ट और इंटरलिंक हो रहा है, तो उसके हमको क्या सारे इफेक्ट्स देखने को मिले कि इंडिया में जब हमने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया और प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट तो किया बट इसी के साथ साथ में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो पूरी कंट्री जो थी वो ग्लोबल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो चुकी थी। अब जो है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी इंडिया के अंदर आ सकती थी। इंडिया की कंपनीज दूसरी फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने जो है एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकती थी, इजीली आप ट्रेड कर सकते हो, ढेर सारी चीजें जो है मतलब अब पॉसिबल हो चुकी थी। अब इसके साथ साथ में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ और साथ ही साथ में डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ। क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे मतलब जिनको पहले वो ओन करके रखती थी उसको उसने प्राइवेट पर्संस को सेल आउट कर दिया। अब जब वो प्राइवेट पर्संस के हाथों में एंटरप्राइजेस या कंपनीज या इंडस्ट्रीज चली गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो एम्प्लॉयज के नंबर को कम कर दिया। एम्प्लॉयज के नंबर को कम उन्होंने क्यों किया? उसका क्या रीजन था? क्योंकि उन्हें अननेसेसरी एम्प्लॉयज जो है नहीं चाहिए
चाहिए कि जिनको हम जो है बस यूं ही बहुत ज्यादा सैलरी दें, ढेर सारे बेनिफिट्स दें और उतने एम्प्लॉइज की हमको जरूरत भी नहीं है। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो जो भी पर्सन्स एम्प्लॉयड थे उनकी जॉब क्या हो गई, इनसिक्योर हो गई। और इनसिक्योर क्या, इवन वो जॉबलेस ही हो गए। क्या हो गए, वो सभी जॉबलेस हो गए। इसके बाद हमने देखा कि जो भी पर्सन्स, ठीक है, कंपनीज क्या करती थी कि जो भी दूसरी कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली जो भी लोग होते थे जिन्हें वर्क की रिक्वायरमेंट होती थी, उन्हें अपना काम दे देती थी और उनसे लो वेजेस में ये सारा वर्क करवा लिया करती थी और उनको जो है टाइमली मैनर में वो वर्क अपने टारगेट्स कंप्लीट करके देने होते थे। तो जिसमें हमने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है कंपनीज किसी दूसरे सोर्सेज से, कंपनी के बाहर से किसी दूसरे सोर्सेज के थ्रू अपना जो सारा वर्क है उसको कंप्लीट करवा लिया करते थे, अपने टारगेट्स को फुलफिल करवा लिया करते थे, जिससे टाइमली मैनर में और कम वेजेस पर उनका काम हो जाया करता था। इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में स्टडी किया था कि कैसे जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और जब दूसरी कंपनीज, दूसरी कंट्रीज, इवन फॉरेनर्स भी जो हैं वो इंडिया में आके या इंडिया की कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लग जाती है, यानी फार्मर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि आप जो है हमको इतने टाइम पीरियड के अंदर और मतलब पूरा जो है कल्टीवेशन वगैरह करके ये पर्टिकुलर क्रॉप, इसका सारा प्रोडक्शन आप हमको दोगे, हम आपको उसके लिए इतना जो रुपीस है उसको पे करने वाले हैं। तो इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना स्टार्ट हो गई, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अपने नेगेटिव इफेक्ट्स थे कि मान लो अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फार्मर के पास में किसी भी तरह की कोई भी इनकम नहीं होने वाली है और उसका सारा का सारा एक्सप्लॉइटेशन ही होता है। और बहुत बार मतलब ज्यादातर केसेस जो रहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स को ही दिखाते हैं। इसके बाद हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो आप आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो, प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज्यादा इजीली हो रहा है, ट्रेड का स्प्रेड जो है वो और ज्यादा तेजी से हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप बहुत इजीली कर सकते हो। और ये सारी चीजों के बीच में कौन है, एम्प्लॉइज, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं और उनकी जॉब इन सारी चीजों से क्या होती है, सफर होती है, अफेक्ट होती है। और बहुत बार ये भी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में क्या हुआ, मैकेनाइजेशन होना भी स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होता है, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ में जब न्यू टेक्नोलॉजीज आना स्टार्ट होती हैं, न्यू टूल्स, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू इनोवेशन, इंफॉर्मेशन, जब ऐसी टेक्नोलॉजीज आने स्टार्ट हो जाती हैं और जब ये टेक्नोलॉजीज का एक्सेस पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज को होता है, तो धीरे धीरे कंट्रीज क्या करती है, मशीन्स के ऊपर शिफ्ट करने लग जाती है कि अब जो है हम ज्यादा से ज्यादा काम मशीन्स के थ्रू करेंगे क्योंकि ये हमको टाइमली मैनर में वर्क करके देंगी। तो इसीलिए भी जो मतलब जो लोग वर्क कर रहे होते हैं, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्कर्स हो, लेबर्स हो, एम्प्लॉइज हो, उनकी जॉब अगेन यहाँ पर जो है डेंजर में आ जाती है। तो ये जो है सारे इफेक्ट्स हमको ग्लोबलाइजेशन के ही देखने को मिलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट में किस तरह के हमको नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, यह है यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद में फॉर द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द आईटी रिवॉल्यूशन हैज ओपनड अप न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। अब इसके दोनों ही तरह के इंपैक्ट्स हैं, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी इंपैक्ट्स हैं और साथ ही साथ में नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, यानी इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही है। अगर हम एक तरफ बात करें तो जो आपकी मिडिल क्लास यूथ है अर्बन सेंटर से, मतलब जो भी अर्बन सिटीज हैं, अर्बन टाउन्स है, अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड है, वहां पर जो मिडिल क्लास यूथ है, ठीक है, वहां पर जो मिडिल क्लास यूथ है, मिडिल क्लास यूथ का मतलब क्या कि जो धीरे धीरे मतलब डेवलपिंग, जैसे जैसे कंट्री डेवलप हुई है वैसे वैसे उनका भी डेवलपमेंट हुआ है और आज ना ही वो बहुत ही वेल्दी पीपल की लिस्ट में आते हैं, ना ही पुअर पीपल की लिस्ट में आते हैं। तो स्पेशली ये जो मिडिल क्लास यूथ है जिसने अच्छी खासी एजुकेशन को गेन किया है, जो अच्छे खासे जो है मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, इधर से बिलोंग करते हैं, तो इनको जो है ग्लोबलाइजेशन और आईटी रिवॉल्यूशन की वजह से ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस मिला है। क्योंकि एक तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरा ग्लोब जो है वो इंटरकनेक्ट हो गया, इंटरलिंक हो गया, बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे अभी हम पूरा जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हुए समझते हुए आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सेम वे में हमने देखा कि कैसे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज ग्लोबलाइजेशन आपके लिए लेकर आता है। इसी के साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन के अपने कितने सारे इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं, कैसे सारा ट्रेड होता है, कैसे टेक्नोलॉजी आती है, कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं इसमें बहुत से लोगों को जॉब भी मिलती है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड भी हो जाते हैं। आईटी रिवॉल्यूशन जो हुआ
जहां पर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करी तो हमने देखा कि कैसे कैसे मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ में जो है पूरा सर्विस सेक्टर इंडिया का वो ग्रो करता जा रहा है। एक ट्रेंड्स हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तो हमने देखा कि कैसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इवन 90% 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही अपना मतलब उनकी मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और धीरे धीरे जब सर्विस सेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया। तो आईटी रिवॉल्यूशन के आने से भी ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो है ये मिडिल क्लास यूथ के लिए मतलब अवेलेबल है। एंड इंस्टेड ऑफ रूटीनली पिकिंग अप बीएससी बीए बीकॉम डिग्री फ्रॉम कॉलेजेस, मेनी यंग पर्संस आर लर्निंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस एट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स। आज के टाइम में मतलब ऐसा तो है ग्रेजुएशन तो सभी करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम मतलब किसी भी फील्ड में करते हैं, बट पहले क्या होता था कि बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली लोग जो है मतलब अपनी डिग्रीज को मतलब वो करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री को लेते थे, क्योंकि इसके बाद में उनकी डिग्रीज के ऊपर ही डिपेंड करता था उन्हें किस तरह की जॉब मिलेगी, कैसे वो वर्क करेंगे, ये सारी चीजें बिफोर ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, आईटी सेक्टर सारा डेवलप हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आना शुरू हुई तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिए और कंप्यूटर को सीखना पसंद किया, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को सीखना पसंद किया, कंप्यूटर में कैसे सारा वर्क होता है इन सारी चीजों को समझना मतलब स्टार्ट किया, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को पढ़ना स्टार्ट किया। आज भी ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब डिप्लोमास वगैरह करते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में मतलब वो डिग्रीज लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको बेसिक नॉलेज होगा कंप्यूटर का, इवन बेसिक क्या बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा तो वो बहुत ही इजीली इस इंफॉर्मेशन का ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो टेक्नोलॉजी का पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। बिसाइड्स taking up jobs at call centers or business process outsourcing, that is BPO companies, working as salespersons in shopping malls or picking up jobs at the various restaurants that have opened up। इसी के साथ साथ में ये भी इसके साथ में चीजें हुई हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है कॉल सेंटर्स में या बीपीओज में काम करना स्टार्ट कर दिया। बीपीओज या कॉल सेंटर्स क्यों होती हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले कि यूएसए की कोई कंपनी है, ठीक है, यूएसए की कोई कंपनी है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। या फिर एक बहुत छोटा सा हम एग्जांपल ले, अमेज़न है, ठीक है, अमेज़न क्या करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपको जितने सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सब आपको अमेज़न पर मिलते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, पूरे मतलब इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी जो है ऐसी ढेर सारे ऐप्स हैं या अमेज़न की ही अपनी ढेर सारे एंटरप्राइजेस होंगे जो ये सारा वर्क करते हैं, जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और इतनी लार्ज पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो बहुत बार ग्रीवेंसेस भी होते हैं, बहुत बार लोगों के अपने क्वेश्चंस भी होते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मतलब ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, रिलेटेड टू कंपनी या रिलेटेड टू अमेज़न। तो क्या होता है कि जैसे अमेज़न ने अपने ढेर सारे कॉल सेंटर्स लगाए, अब उसने अपने ढेर सारे कॉल सेंटर्स लगाए, इंडिया में भी लगाए, चाइना में भी लगाए, यूएस में भी लगाए, कनाडा में भी लगाए, और इन कॉल सेंटर्स में जो आपके मतलब ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ही इजीली जॉब मिल जाती है। जस्ट आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और आप फिर वहां पर हो और फिर आप जो है कॉलिंग वगैरह करते हो या जो भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उन सारी चीजों को आंसर करते हो, जो भी कस्टमर के ग्रीवेंसेस होते हैं उसको आप रिड्रेस करते हो। ऐसे करके ढेर सारे बीपीओज वर्क करते हैं। और मतलब बीपीओ में सिर्फ यही काम नहीं होता, और भी डिफरेंट टाइप्स के बीपीओज होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं जहां पर आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को। और इसके साथ में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहां भी जॉब मिल रही है बीपीओस के अंदर। इसी के साथ साथ में सेल्स पर्सन्स की तरह शॉपिंग मॉल्स में काम करना और जो है वेरियस रेस्टोरेंट्स में काम करना। तो मेन चीज यहां पर ये बताई जा रही है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का इतना ज्यादा वास्ट स्प्रेड हुआ है तो क्योंकि ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आज के टाइम में यूथ ये नहीं सोचते कि हम मतलब किस तरह की जॉब हमको चाहिए, हमको कोई बहुत हाई फाई ही जॉब चाहिए या हमको जो है गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है सिर्फ और सिर्फ। बहुत मतलब हर एक यूथ ऐसा नहीं सोचता है, वो जस्ट ये है कि हाँ हमको बहुत सारी, क्योंकि डायमेंशंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो हमको वर्क जो है वो मिल सकता है क्योंकि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में। ग्लोबलाइजेशन जो है हर एक स्फीयर को टच करता है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो। आज के टाइम में टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो आपको वहां भी जॉब मिल सकती है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। बट जैसा मैंने आपसे कहा कि उसके अपने नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं, उसके अपने कॉन्स भी होते हैं। सो येट ब्रॉडर ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिसअपॉइंटिंग। इसके बाद भी ढेर सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो डिसअपॉइंटिंग है, जो हमको ये दिखाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो उतने लेवल पर नहीं है जितना होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करें तो देखो, the largest number of poor people lives in South Asia.
The poverty rate is particularly high in India, Nepal and Bangladesh, states ILO report. What is this ILO? International Labour Organization. Labor and Social Trends in Asia and the Pacific 2005. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है लेबर एंड सोशल ट्रेंड्स इन एशिया एंड द पैसिफिक 2005। 2005 में ये जो स्टडी है कंडक्ट की जाती है और उसके बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे ज्यादा पुअर पीपल साउथ एशिया में रहते हैं और सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेट अगर हाई है तो वो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ये कब के ट्रेंड्स हैं? 2005 के ट्रेंड्स हैं। द स्टडी प्रोवाइड्स अ स्टार्क एनालिसिस ऑफ अ ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट गैप इन द एशिया रीजन। इस स्टडी के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट गैप को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? एम्प्लॉयमेंट गैप को, जो एशिया रीजन में बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सो इट स्टेट्स दैट द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स हैज फेल्ड टू कीप पेस विद द रीजन्स इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो सारी स्टडी है ये बताती है कि ये जो साउथ एशिया रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की ही बात करें, अब इंडिया ने 1991 में एलपीजी को अडॉप्ट कर लिया था या इकोनॉमिक पॉलिसी में शिफ्ट कर लिया था और इस यहाँ पर इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब धीरे धीरे करके जो है इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है। हम बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी जो है मतलब अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें करते हैं, बहुत अच्छे से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बट जितने अच्छे से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उतने अच्छे से हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज 100 पॉपुलेशन है तो इस 100 में से हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 पीपल के पास में जॉब है, बाकी के पास में जॉब नहीं है। दे आर जॉबलेस और या फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं इस रिपोर्ट के अंदर जब हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बहुत तेजी से हो रही है लेकिन आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। एंड बिटवीन 2003 and 4 एम्प्लॉयमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक इज इंक्रीज्ड बाय अ डिसअपॉइंटिंग 1.6% और बाय 25 million jobs to total of 1.5888 billion jobs compared to the strong economic growth rate of over 7%। और अगर हम 2003 and 4 का डेटा लें तो इंडिया में या ये जो पूरा साउथ एशिया कंट्री है यहाँ पर 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ 7% से हो रही है। बट यहाँ पर जॉब कितने लोगों को प्रोवाइड किया? सिर्फ और सिर्फ 1.6% लोगों को। तो ये जो सारे ट्रेंड्स हैं ये हमको ये बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से ट्रेड चल रहा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन सारी चीजें हो रही है, मनी का सप्लाई भी हो रहा है, सब कुछ है। बट स्टिल हम लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एक तो देखो, एक उसका रीजन ये भी होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा मशीन्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि हमारे जिन लोग मतलब जो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं उनके पास में उतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। अब क्वालिफिकेशन देना किसका काम है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है। जब गवर्नमेंट लोगों को ज्यादा क्वालिफाइड करेगी, इंस्टीट्यूट्स बनाएगी, स्कूल्स ओपन करेगी, कॉलेजेस ओपन करेगी, उनके डिग्री के लिए ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन करेगी, तो वहां से वो अपनी उन मतलब क्वालिफिकेशंस को गेन कर सकते हैं। जब उनके पास में स्किल्स होंगी तब वो किसी भी जॉब के लिए परफेक्ट होंगे। इसके बाद में बहुत बार ये भी होता है कि लोगों के पास में स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, बट गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस ले ही नहीं रही है। तो ये ढेर सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ग्लोबलाइजेशन से सारी चीजें हो रही हैं, बट ग्लोबलाइजेशन के अपने नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। किसके ऊपर? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। क्लियर है? आया ये भी समझ में? तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस ग्लोबलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली अभी तक हमने जो सारी चीजें पढ़ी, हमने एक इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन को पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद में हमने ग्लोबल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने से ग्लोबल कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो था दैट वाज ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, जहां पर हमने ये समझा कि न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह का है, एंड फाइनली इसी से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट पर क्या सारे इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये हमने यहां तक समझा। आई होप सो आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा और जो भी सारा हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जिसने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं या उसमें से कुछ भी मिस किया है तो फटाक से जाके उसको भी पढ़ लो ताकि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे जो ये जो पूरा चैप्टर है ये
आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन किस तरह से पॉलिटी से रिलेटेड होता है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर है? आगे यहां तक ये सारी चीजें समझ में? ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाते जाते एक और छोटी सी चीज की मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आपको कैसे एक्सेस करना है। तो आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिलते हैं, साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको सारी चीजें चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, कि मुझे सब कुछ बिल्कुल क्लास वाइज, बुक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मिल जाए और मुझे ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे आपने ये एंटर किया, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर ये सारे क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, बस उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे ये आपको वॉच नाउ लिखा हुआ दिख रहा है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ है। आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर स्टडी करना है, बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है आपको, कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दो। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ मिलती है आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यानी कि आपको यहाँ 2 लेक्चर्स देखने के बाद में किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।